हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। ठीक बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण और किस दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। साथ ही अवतल दर्पण के कुछ उपयोग पर बात कर लेंगे और उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन कर लेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमारे पास ये जो अवतल दर्पण है इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और जो आपको ये उत्तल दर्पण है उसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण में बच्चों एक बहुत ही अच्छा गुण होता है। क्या है वो? अवतल दर्पण प्रकाश के आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। मुखज के समांतर किरण आ रही है और ये मान लीजिए हमारा एक्स है, तो मुखज के समांतर आती किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस पे जाती है। फोकस पर आ गया, दर्पण से टकराया, फिर फोकस पे गया। और मुखज के समांतर किरण आया, दर्पण से टकराया, फोकस से गया। मुखज के समांतर आया, दर्पण से टकराया, फोकस से गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि मुखज के समांतर सारी किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जा रही है। मुखज के समांतर सारी किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जा रही है। तो इसी गुण के कारण हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या हुआ कि मुखज के समांतर आने वाले सारी किरणों को अवतल दर्पण ने एक बिंदु पर आकर मिला दिया, अभिसारित कर दिया। मिलाना को अभिसारित करना, एक बिंदु पर आकर मिला दिया, तो इसीलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि सभी किरणों को एक बिंदु पर लाके मिला रहा है। जबकि बच्चों उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हुआ और ये फोकस और ये केंद्र। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण प्रकाश की सभी किरणों को उत्तल दर्पण फैला देता है चारों पट्टी, और चारों तरफ फैलाने के कारण ही इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण प्रकाश के सभी किरणों के बिंदु पर केंद्रित कर रहा था, मिला रहा था, तो प्रकाश की किरण मुखज के समांतर आया और इसको इस तरह से फैला दिया। मुखज के किरण समांतर आया, इस तरह से इसको फैला दिया। इसी तरह से मुखज के किरण समांतर आया, इधर फैला दिया। मुखज के समांतर किरण आया, इधर फैला दिया। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? अवतल दर्पण प्रकाश के सभी किरणों को फैला रही है। देखिए, इधर से है, इधर जा रहा है, इधर से इधर से। और बच्चों सभी किरणों को अगर हम पीछे की तरफ मिलाएं तो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है और इसी बिंदु को हम मुख फोकस करते हैं। तो चूंकि अब उत्तल दर्पण प्रकाश के सभी किरणों को फैला रही है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, आगे अब हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग की बात कर लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। यानी बच्चों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
मुखच के समांतर आया, फोकस से गया, और आई कोण के साथ आया, और कोण के साथ गया। यदि इन दोनों किरणों को बच्चों हम पीछे मिलाएं तो देखिए एक बिंदु पर हमें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और ए जो है यही हमारा प्रतिबिंब है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण में जब बीम को, वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। इस कारण से दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है और अच्छी तरह से शेविंग हो जाता है। ठीक, चलिए दूसरा उपयोग मिटा रहे हैं। बच्चों वीडियो को रेगुलर और लगातार देखिए, ठीक है, और आप चीजों को नोट करते जाएं ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो पहला हो गया हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा बच्चों टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, लाइट और सर्च लाइट इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस पर आपतित होती है, फोकस पर आती है, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुखच के समांतर निकल जाती है। देखिए फोकस पर आ रही है और मुखच के समांतर निकला। तो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट में अवतल दर्पण को फोकस पर रखा जाता है। जैसे ही प्रकाश की किरणें उनके प्रकाश स्रोत से निकलता है और दर्पण से टकराने के बाद मुखच के समांतर हो जाता है, जिस कारण टॉर्च और वाहनों के लाइट जो है बहुत दूर तक दिखाई देते हैं और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ठीक, चलिए मुखच के समांतर आता है और फोकस से जाता है, फोकस से आता है मुखच के समांतर आता है, जिस कारण चीजें बहुत बहुत दूर तक दिखाई देती है और मनुष्य को एक्सीडेंट होने से बच जाता है। इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में करते हैं। तीसरा बच्चों रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रोगियों को कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर्स अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और चौथा बच्चों सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण प्रकाश के सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है, इसलिए बहुत बड़े सौर भट्ठी में बहुत बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण सौर भट्ठी का तापमान बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से अवतल दर्पण के हम चार उपयोग देख रहे हैं। हजामती दर्पण के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने के रूप में। दूसरा टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा रोगियों को नाक, कान, गले इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। और चौथा सौर भट्ठी में। ठीक, चलिए लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे चलिए मिटा देते हैं। राइटिंग खराब होने के लिए बच्चों क्षमा चाहेंगे, मेरा राइटिंग बहुत ही भद्दा है, प्रयास करेंगे कि राइटिंग सुधार जाए। चलिए अब हम लोग बच्चों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बहाना देख लेते हैं।
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है बच्चों? उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी क्यों न रखा जाए, हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, साथ में वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। एक जगह है केवल ध्रुव पर, वहां पर वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त होता है, फिर भी वहां आभासी प्राप्त होता है। मतलब अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। चलिए दिखा देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों यहां से आपको फिर से प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है और उन कितने किरणों में से कितनों किरण को ले लेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास उत्तल दर्पण है। प्रतिबिंब बनने के लिए बच्चों 4 किरण में से कोई भी 2 किरण ले लेते हैं ना तो प्रतिबिंब बन जाता है। ये हमारा देखिए फोकस रहा और ये हमारा केंद्र है और इधर वस्तु को अभी हम आपको, ये हमारा ध्रुव होता है और इधर हमारा अनंत है। तो बच्चों ध्रुव और अनंत के बीच में हम वस्तु को रख रहे हैं। ये हमारा कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण आया, मुख अक्ष के समांतर निकला और हम जानते हैं कि मुख अक्ष के समांतर रहने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से वितरित हो जाता है। बच्चों इस किरण को जैसे ही हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो एक बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होता है जिसे मुख फोकस कहते हैं। और दूसरा किरण ले लेते हैं वक्ता केंद्र पर, ये हमारा वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र पर आपतित किरण, ये देखिए वक्ता केंद्र पर आ रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों वक्ता केंद्र पर आती है तो पुनः उसी से टकरा के वापस आ जाती है। देखिए प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराया और इसी पथ पे वापस इधर से आ रही है और टकराने के बाद इधर जा रही है। लेकिन पीछे अगर बढ़ाएं बच्चों तो प्रतीत होता है कि वक्ता केंद्र से जा रही है। अब देखिए जहां पर कट गया ना दर्पण से टकराने के बाद, यही हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए दर्पण के पीछे बना है, वस्तु से देख लीजिए, वस्तु से छोटा बना, ये मान लेते हैं बी, तो ए डैश बी डैश, चूंकि अक्ष के ऊपर बना है इसका मतलब सीधा बना है। हमने कहां पर रखा? ध्रुव और अनंत के बीच में। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु को P यानी ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। दर्पण से पीछे बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। ठीक, हाँ। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों अनंत पर रख के, देखिए मिटा देते हैं। चलिए देखिए हमारे पास ये उत्तल दर्पण है और इसमें वस्तु को, ये हमारा उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया और ये हमारा मुख फोकस और ये हमारा केंद्र और ये बच्चों उत्तल दर्पण का अनंत। इस बार वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं। तो वस्तु को जैसे ही हम अनंत पर रखते हैं बच्चों तो मुख अक्ष के समांतर एक किरण आया, दर्पण से टकराया, मुख फोकस से गया। दूसरा वक्ता केंद्र को टारगेट कर रहे हैं और इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है। ठीक, दूसरा वक्ता केंद्र पर आपतित किरण, यह देखिए वक्ता केंद्र पर आ रही है। तो वक्ता केंद्र पर जब कोई प्रकाश की किरण आता है, वक्ता केंद्र पर आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः दर्पण से टकराया और पुनः इसी पथ पे वापस लौट गए। पीछे जब इस किरणों को मिलाते तो ऐसा लगता है कि वक्ता केंद्र पर आ रही है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब जहां पे काटा बहुत ही छोटा बना, वस्तु बहुत बड़ा, प्रतिबिंब बहुत छोटा। तो अनंत पर रखेंगे तो बहुत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, देख लीजिए दर्पण के ऊपर बन रहा है, साथ में सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक,
और एक है बच्चों ध्रुव पर। तो जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आता है ना, ध्रुव पर ही बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लिख देते हैं उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर होगा, प्रतिबिंब आपको ध्रुव पर ही बनेगा। वस्तु P पर, प्रतिबिंब P पर बनेगा। दूसरा, वस्तु जो हमारा P और अनंत के बीच में होगा, P और ऐसे लिख देते P और अनंत के बीच में। जब वस्तु P और अनंत के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब बच्चों दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और छोटा बनेगा। तीसरा, अनंत पर, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे बच्चों तो इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, दर्पण से पीछे, और आभासी। इसमें हमेशा बच्चों आभासी ही बनेगा, आभासी। और P पर रखेंगे ना तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, बराबर आभासी। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी क्यों न रखें, आभासी आभासी और आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अब हम लोग बच्चों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देख लेते हैं। देख लीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। चलिए, तो एक साइड लिख देते हैं बच्चों अवतल दर्पण और दूसरी तरफ हम लिख दिए उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल कहलाता है उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, अवतल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ, उत्तल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ। फिगर देख लीजिए, ये अवतल दर्पण का फिगर हुआ और एक उत्तल दर्पण का फिगर हो गया। दूसरा बच्चों, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसमें उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, चलिए, तीसरा अवतल दर्पण है बच्चों आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि बच्चों उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब केवल बनता है। ठीक, अवतल दर्पण की बच्चों त्रिज्या ऋणात्मक होती है। ठीक, साथ में आप त्रिज्या मतलब बच्चों R, अवतल दर्पण की त्रिज्या ऋणात्मक होती है, साथ में फोकस भी अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की त्रिज्या धनात्मक होता है। इस पर हम लोग और आगे बात करेंगे जब चिन्ह परिपाटी बताएंगे अगले लेक्चर में। इसी तरह से उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। चलिए, तो इस तरह से अंतर देख लीजिए। अवतल दर्पण जिस दर्पण के परावर्तक सतह उठा हुआ हो, फिगर धंसा हुआ हो,
उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तकता उठा हुआ। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की त्रिज्या ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की त्रिज्या धनात्मक होता है। पालस, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।